अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूं अब्दुल हसीब। आज आप ज़रूर हैरान होंगे मुझे देखकर कि इस कुर्सी पे मेरी जगह बिलाल खान मौजूद होते थे, लेकिन इरादा तो मेरा यही था, लेकिन मैंने उनकी कुर्सी पे बिल्कुल कब्ज़ा नहीं किया है, अफशीन जानती हैं। लेकिन वो अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में मुंसलिक होने जा रहे हैं, तो उसमें काफ़ी हद तक मसरूफ़ हैं। वो जल्द आपको वापस ज्वाइन करेंगे, लेकिन तब तक मैं आपके साथ इस मौजूद होऊंगा और उसी तर्ज पे जो है वो मॉर्निंग शो की शान बरकरार रखेंगे। ज़बरदस्त भाई, बहुत खुशी हुई मुझे हसीब आपको यहाँ पर स्क्रीन अपीयरेंस देते हुए, और मॉर्निंग स्पॉट में मेरे को होस्ट के अब आप फ़राइज़ अंजाम देंगे। तो आज आप क्या बताने जा रहे हैं? देखिए अफशीन, हम दिन का आगाज मॉर्निंग शो का हमेशा से इस तरह करते आए हैं कि खुशगवार बातें, सेहत और लाइफस्टाइल की टिप्स भी देंगे, और ये याद रखें कि दिन वही अच्छा होता है जिसका आगाज मुस्कुराहट से हो। तो मुस्कुराएं, जुड़ जाएं हमारे साथ अगले 2 घंटे के लिए। बिल्कुल, अगले 2 घंटे में हम आपसे क्या क्या न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं, क्या क्या टॉप स्टोरीज शेयर करने जा रहे हैं, और फिर हमारे साथ नेक्स्ट सेगमेंट में कौन से गेस्ट होंगे ये आप जानेंगे अगले 2 घंटों में। लेकिन आज की अच्छी बात बताएंगे हमें हसीब। बिल्कुल, हम इसको मॉर्निंग शो की जो रस्म है उसको बिल्कुल बरकरार रखेंगे। देखिए, इंसानी ज़िंदगी में कामयाबी का ताल्लुक सिर्फ हुनर या तालीम से नहीं, बल्कि एक ऐसे अंसर से है जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अच्छा, वो क्या? और वो है काम से मोहब्बत और लगन। बिल्कुल, जो आपके मेरे ख्याल में मैं इस चीज़ को देख सकती हूँ कि हसीब के अंदर ये जज्बा कितना ज़्यादा है, काम से मोहब्बत और लगन। सुबह से शाम तक ये ऑफिस में, बल्कि शाम से रात तक के भी ऑफिस में ये काम करते हुए नजर आते हैं। चाहे आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप अपने काम से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं ना, तो दिखेगा हर कदम पर आप कामयाबी खुद ब खुद आपकी तरफ बढ़ती है। बिल्कुल अफशीन, और आप आज के दौर में आप देखें कि जितना हम लोग देख रहे हैं आज के दौर में, कोई भी ज़्यादातर लोग जैसे आप और मैं तो उन लोगों में आते हैं जिनको किस्मत से जो है वो अपना काम के साथ अपने पैशन में ही जो है वो काम करने का मौका मिला, जिसके साथ हम अपनी माशी सूरत हाल, माशी पहिए को भी जो है वो चला रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग आजकल सिर्फ और सिर्फ अपने अहले खाना को और अपने घरेलू निज़ाम को चलाने के लिए काम कर रहे हैं। उनको उनके काम से मोहब्बत नहीं है, और इसी की वजह से शायद उनके काम में क्रिएटिविटी भी नहीं। एग्जैक्टली, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के लिए ना इस तरह के स्टेटस लगाते हैं, मंडे ब्लूज। जैसे ही उनके लिए मंडे आता है ना, संडे के बाद मंडे, तो वो समझते हैं कि बस अब ये 9 to 5 जॉब में हम जो है ना बाउंड हो जाएंगे, और वो बस जैसे ही 9 to 5 उनका काम खत्म होता है वो घर की तरफ खुशी खुशी जाते हैं। बल्कि मैंने देखा है अक्सर लोगों को रास्ते में ट्रैफिक में भी स्टक रहते हैं ना, तो उसमें भी बहुत फ्रस्ट्रेशन। तो लोग जो है ना अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहे होते, जो लोग, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल होगा। आप देखें कि ज्यादातर कामयाब लोग आपको सुबह अपने काम पे जाते हुए खुश मिलेंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो काम पे खुश होते हैं। देखिए, घर एक सुकून की जगह होती है, लेकिन जो काम की जगह है वो आपकी जिंदगी की एंटरटेनमेंट, वो आपकी जिंदगी का एडवेंचर है। जिसका काम उसका एडवेंचर और उसकी जिंदगी की खुशी बन जाए ना अफशीन, वही अपने काम में क्रिएटिविटी ला सकता है, वही अपने काम को जो है वो उस तरह से अंजाम दे सकता है कि जिसमें वो आगे बढ़े। आप यकीन करें कि आप मेहनत और लगन के साथ अपने काम से मोहब्बत करना शुरू करें, आप देखें कि हर मोड़ पे आपको कामयाबी किस तरह से खुद मिलना शुरू होती है। एग्जैक्टली, जिसका पैशन ही उसका प्रोफेशन बन जाए। यहाँ हसीब की बात बिल्कुल सही है कि आपने जो है ना अपने पैशन ही को अपना प्रोफेशन बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और अगर चलो आपका प्रोफेशन कोई भी हो, लेकिन फिर उसको आपने पैशनेट तरीके से एंजॉय करते हुए अपना काम करना है, ये नहीं कि बस बेदिली से काम किया और आगे बढ़े। लेकिन आजकल हर इंसान सिर्फ अपनी रोजी कमा रहा है। आप देखें कि आजकल के दौर में आप बाहर निकले, आप रोड पे एक सर्वे करें बाकायदा तौर पे, क्योंकि मेरा ज्यादातर ताल्लुक न्यूज से रहा है, तो मेरा तो इस तरह के लोगों से जो है वो वास्ता पड़ता रहा है। हमारी फील्ड में भी इस तरह के लोग हैं जिनको जो है वो बाहर ज्यादा कंपटीशन होने की वजह से कोई काम नहीं मिल रहा, तो वो हमारी फील्ड में ही कुछ आसान काम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तंग है इस काम से। मेरे काफी सारे दोस्त यार ऐसे हैं जो एक हद पे एक इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते थे या थोड़े क्रिएटिव फील्ड की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन अब वो मीडिया में है। मीडिया में या तो वो कैमरामैन है, ठीक है, या फिर जो है वो किसी तरह इस तरह का कोई काम कर रहे हैं जो उनके लिए आसान है या जो उनका जरिया माश चला रहा है। जबकि आपको मैं बताऊं कि काम सिर्फ रोजी कमाने का जरिया नहीं, बल्कि ये इंसान की शख्सियत, उसकी सोच और रवैये की अक्कासी भी करता है। मतलब जब कोई शख्स अपने काम को महज फर्ज या बोझ समझने के बजाय उसमें खुशी और जज्बे के साथ मसरूफ होता है ना, तो आप समझिए कि ये ना सिर्फ इसके नताइज उसके बेहतर होते हैं, उसके काम का रिजल्ट, उसके काम में वो उसका नज़र आता है उसका रिजल्ट, बल्कि हर दिन वो एक नया जोश और तवानाई भी अपने काम में इनपुट करता है।
अच्छा, ऐसे लोग काम के दौरान पैदा होने वाले चैलेंजेस के और मुश्किलात को नहीं बल्कि मौके समझते, मुश्किलात नहीं समझते वो, बल्कि मौके समझते और हर रुकावट को अबूर करने की लगन रखते हैं। बिल्कुल। ठीक है, आप यकीन करें कि अगर जो है वो आप अपने काम को बिल्कुल प्रोफेशनली तो डील करें, लेकिन अगर लगन और मोहब्बत के साथ अफशीन डील करें ना, तो आप जिंदगी के हर मोड़ पे कामयाबी किस तरह छूते रहेंगे आपको खुद अंदाजा नहीं होगा, आप किस तरह कहाँ पे किस ऊंचाई पे पहुंच जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि ये इंसानी जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी मस्बत असर डालती है। ठीक है, अगर आपने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे दिया, आपने रोजाना आए अपने ऑफिस वर्क किया, थिंग्स टू डू में आपने सारे टारगेट अपने अचीव कर लिए, आपको खुद वो खुशी होगी, आपको वो गूज बम्स मिलेंगे, आपको जो है ना एक उस काम को करने का जज्बा और शौक पैदा होगा कि हाँ चलो आज मैंने ये इतना अच्छा काम अपना मुस्बत तरीके से अंजाम दिया है, तो नेक्स्ट डे भी मैं इससे ज़्यादा इसमें एनर्जी, इसमें ज़्यादा अपनी सलाहियत डालूंगा, तो यकीनन हर दिन दूसरा जो है पहले से अच्छा होता चला जाएगा और आपका काम अच्छा होता जाएगा, फिर आपको उसी काम से मोहब्बत भी हो जाएगी। आप पॉजिटिविटी आती रहेगी आपकी जिंदगी में, आप अपने काम से थकेंगे नहीं, आपको थकान नहीं होगी। एक कहते हैं ना कि आप देखें 9 to 5 जॉब करने वाले ज्यादातर लोग आप देखें कि वो 5 बजते ही, बल्कि 5 बजने में 10 मिनट पहले ही वो जो है ना बैग पैक करना शुरू कर देते हैं अपना, और बैग पैक करने के बाद वो जो है वो जैसे ही 5 पे सुई आई वैसे ही जो है वो टाइम आउट किया उन्होंने और वो अपने घर की तरफ रवाना। ऐसा लगता है कि जैसे वो अंदर से थके हुए, वो काम से जान छुड़ा रहे हैं, काम से जान छुड़ा रहे हैं। एग्जैक्टली, काम से जान छुड़ाने की कोशिश करें क्योंकि उन्हें पता है टाइम पूरा नहीं करेंगे घंटे के पैसे कट जाएंगे। कॉर्पोरेट का तो अब आजकल इतना बुरा हाल है, अफशीन के काफी सारे शोबे ऐसे हैं जहाँ पे लीनियंसी है, लेकिन कॉर्पोरेट का हाल आप ये देखें कि लोगों को जिसे कहते हैं खून निचोड़ा जा रहा है, लोगों का बाकायदा तौर पे निचोड़ा जा रहा है, लोग नहीं कर पा रहे, लोगों का सर्वाइवल क्यों मुश्किल है। आप देखें खुदकुशी के रेट जो है वो आज सोसाइटल रेट्स क्यों इतने ऊपर, तो इस चीज को आप देखें कि अपने काम से अगर आप मोहब्बत करते रहेंगे और अपने काम आप अगर देखें थोड़ी सी दुश्वारी जरूर है, अपने जो दिल जिससे आपका दिल लगता है, जिस काम में, जिस पैशन में आपका दिल लगता है, उसमें शुरू में दुश्वारी जरूर है, लेकिन आगे जाकर जिस तेजी से, जिस रफ्तार से आप कामयाबी हासिल करेंगे, आप यकीन करें कि आज की थोड़ी हिम्मत आपके लिए बाद में कामयाबियों की, बुलंदियों की वजह बनेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात की आपने। तो अपने काम से मोहब्बत कीजिए क्योंकि यही चीज़ आपको कामयाबी के रास्ते पर ले जाएगी। तो अच्छी बात से हमने अपने जो है मॉर्निंग शो का आगाज़ कर दिया है और अब पहले सेगमेंट की जानिब हम चलेंगे। पहले सेगमेंट में हम आपको नेशनल और इंटरनेशनल टॉप स्टोरीज डिस्कशन करते हैं कि क्या हुआ है रात भर, जो भी खबरें चली हैं उसमें मुल्की और आलमी सतह पर क्या अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले टॉप स्टोरीज हम आपसे जो शेयर करने जा रहे हैं वो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से, जो कि इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो से उन्होंने मुलाकात की है और जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया। आपको पता है ना कि आजकल सिफारती सतह पर जो है हमारी गवर्नमेंट, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी आर्मी चीफ, ये सब लोग कितना ज़्यादा मुतहरिक हैं। तो हम क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान का जो इमेज इस वक्त बहुत अच्छा हो गया है, तो वो उसको मज़ीद उसमें निखार डालने के लिए सिफारती सतह पर मज़ीद पाकिस्तान प्रोएक्टिव होकर मुलाकातें कर रहा है। तमाम तर जितने भी ममालिक हैं उसके सदूर आकर मुलाकात कर रहे हैं। तो ये भी इंडोनेशिया से भी हमने दावत दी है सदर को, और जो हमारे बायलैटरल उनके साथ रिलेशंस हैं, ट्रेड हो गया, उस पर हम उनसे अपने ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। दो तरफा तिजारत के हवाले से पेशरफ पर उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया है। एक बात ऐड करना चाहूँगा कि आप देखें कि जब से हमने अपनी दिफाई कुव्वत का एक तरह से बेहतरीन जिसे कहते हैं नुमाइश की है, बेहतरीन नुमाइश की है, खासकर ये जो इंडिया के साथ जो हमारा आखिरी झड़प हुई थी, इसके अंदर जब से पाक फौज ने अपनी सलाहियतों का बाख्तियार और एक मजबूत जो है वो नमूना पेश किया है, तब से दूसरे मुल्क हमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट। सबसे पहले तो मैंने देखा है कि अमेरिका बिल्कुल पाकिस्तान के आगे बेच किया है, यानी कि कहाँ वो अमेरिका से हमारे कभी भी इस हद तक के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, और अब वही अमेरिका भारत को बार बार उसको सुर्खी का बाइस बन रहा है और भारत को हसीमत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ज्यादातर भारत को कहते हैं, कभी इनके 6 जहाज गिराते हैं, कभी 7, कभी 8, और अब मेरे ख्याल में अगली अपने फोरम पर कहीं जाकर वो 9 जहाज भी गिरा देंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से बात नहीं करूंगा,
क्योंकि मैं टेक्निकली बात करूंगा तो ज्यादातर शायद हमारी ऑडियंस को उस चीज का आइडिया ना हो, क्योंकि वो बिल्कुल टेक्निकली हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा इसको लाइटर नोट पे लेकर चलूंगा। अच्छा, बात ये है अफशीन कि आप देखें अभी पिछले गुज़िश्ता दिनों ट्रंप एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अच्छा। जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे शहबाज शरीफ उनके बिल्कुल अकब में खड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान हैज अ ग्रेट आर्मी चीफ एंड अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो उस पे जो है वो दे हैव डिफीटेड इंडिया इन एन अनएक्सपेक्टेड वे। उसके बाद पीछे से उस पे जो है वो शहबाज शरीफ इशारा करते हैं, ये 7 प्लेन्स इट वाज लाइक उसकी काफी सारे मीम्स भी बने हैं। लेकिन आप अगर देखें इसको एक मजाक के तौर पे लेने के बजाय अगर आप इसको इस तरह से देखें कि यार कुछ मतलब बहुत कम पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के मौके आए कि अमेरिका सुपर पावर है, क्योंकि ठीक है उस सतह पे खड़े होके आपका वजीर आजम मुस्कुरा कर आप अपनी कौम का जो सीना है वो बिल्कुल चौड़ा करने के बिना पे खड़ा हुआ है, वहां पर वो बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन है कि आपको फख्र हो रहा है पाकिस्तानी होने पे। अब वजीर आजम से इख्तिलाफ किसी का भी कोई भी हो, लेकिन एट दैट मोमेंट एट दैट प्लेटफॉर्म ही इज रिप्रेजेंटिंग यू। बिल्कुल इस वक्त जो है पाकिस्तान अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए जो है ना जितना ज़्यादा अच्छी सतह पर पाकिस्तान अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है दुनिया भर में और पाकिस्तान का वक़ार बुलंद कर रहा है, तो ये बेशक बहुत अच्छी अलामत है। और हम लोग जो है इंडोनेशिया की अगर बात करें तो उनसे तिजारत, दिफा, सलामती, सेहत, तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ का अज़म किया गया। और अगर तिजारती हुजम की बात की जाए तो उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए तरजीही तिजारती मुआहदे भी नज़र सानी करने पर इत्तेफाक हो गया। यानी कि जब हम किसी दूसरे मुल्क के सुदूर से मुलाकात करते हैं, उससे तिजारत के उमूर पर डिस्कशन करते हैं, तो हम MOUs पे भी बात करते हैं, जो भी मुआहदे होते हैं वो भी उनके साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे एक मुस्बत चीज जो सामने आ रही है, आप देखें कि दोनों रहनुमाओं ने कश्मीर और गजा की सूरत हाल समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने D8 फोरम पर पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। आप ये देखें कि पाकिस्तान आज वो एजाज हासिल कर चुका है कि पाकिस्तान को मुस्लिम कंट्रीज का काइंड ऑफ लीडर कंसिडर किया जा रहा है। और ये नन ऑफ द लेस आप कह सकते हैं कि ये सब आपकी पाक फौज की बदौलत है, पाक फौज की बदौलत है, ये कह सकते हैं आप। इसी तरह वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंडोनेशिया के सदर और वफ्द के एजाज में जहराना भी दिया। इंडोनेशियन सदर ने आसिफ अली जरदारी से भी मिले और वहां पे 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। ऐवान सदर में इंडोनेशियन सदर को आला एजाज निशान पाकिस्तान भी से भी नवाजा। ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमने जो है इंडोनेशियन सदर को इतनी इज्जत अफजाई की उनकी कि आला जो सबसे एजाज है निशान पाकिस्तान वो भी दिया गया ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो है पाकिस्तान ने अपने आने वाले मेहमान की इतनी ज़्यादा खातिर मदारात की, उनसे बहुत अच्छे अपने बायलैटरल टर्म्स पे एग्रीमेंट्स किए और साथ ही उनको निशान पाकिस्तान से भी नवाजा। तो यकीनन वो भी ये मुलाकात हमेशा याद रखेंगे और आगे चल के हमारे इनसे बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट भी आएगी ना पाकिस्तान में। देखिए कि ये इस तरह की मुलाकातों का देखें आप बज़ाहिर तो ये लगता है कि सिर्फ ये मुलाकातें हैं, लेकिन इससे आपको इन फ्यूचर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। आपका जो एक ट्रस्ट लेवल बरकरार होता है ना, एक ट्रस्ट लेवल बिल्डअप होता है, उससे तिजारत में आपको बहुत फायदा हासिल होता है। ठीक है, और ये बात किसी हुकूमत की वर्थ बढ़ने की नहीं है, ये बात आपके मुल्क की वर्थ। एग्जैक्टली और मुल्क के लिए ज़रूरी क्या है, नेशनल इंटरेस्ट उसका। तो नेशनल इंटरेस्ट हर मुल्क का यही होता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट आए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इजाफा हो, ज़्यादा से ज़्यादा बायलैटरल ट्रेड अच्छे हों। तो ये इन मुलाकात का बेसिकली मकसद यही होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉप स्टोरी की तरफ हम जाते हैं और बात करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की, जिन्होंने इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो से मुलाकात की है। यानी कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ हमारे जो आर्म फोर्स है उसकी लीडरशिप ने भी उनसे मुलाकात की है और जो खिते की सिक्योरिटी और उनके 2 तरफा जो दिफाई ताल्लुकात होते हैं उस पर उन्होंने तबादला ख्याल किया। अच्छा, इस पे मेरे ख्याल से आजकल जिस तरह की हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसमें पेचीदा है तो वो सिर्फ एक चीज, वो है दूसरे रहनुमाओं के नाम। आप इनके नाम नहीं पढ़ सकते, तो इनके नाम पढ़ना एक जो है वो जैसे कहते हैं आप स्ट्रगल। हाँ, बस इनके नाम यही है कि हम पहले से थोड़ा सा इनको अच्छी तरह से अच्छा, आप तो न्यूज से वाबस्ता भी हैं, तो आप तो पहले भी जो है वो पढ़ सकती हैं। वैसे कोई दूसरा बंदा नहीं, वो अचानक से देखने वाला तो जाहिर है उसके लिए बहुत स्ट्रेंज होगा, तो सिर्फ हम इंडोनेशिया के सदर भी पढ़ सकते हैं उसको। ऐसे ही। तो आगे बताइए क्या हुआ फिर।
बिल्कुल, दोनों रहनुमाओं ने पाक इंडोनेशिया मुसल्ला अफवाज के दरमियान मजबूत दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तकिम बनाने के अज़म के मुताबिक इंडोनेशिया सदर ने पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज को भी जो है वो खराज तहसीन पेश किया। बिल्कुल, तो ISPR के मुताबिक जो इंडोनेशिया के सदर हैं उन्होंने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा और कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, देखें जैसे कि आजकल ये टॉपिक बड़ा जो है वो गश्त कर रहा है कि CDF का मिलिट्री स्ट्रेंथ पे और हमारी जो है वो मिलिट्री डेवलपमेंट में क्या फ़ायदा। देखिए, इसके प्रोज ज़्यादा हैं, कुछ ना कुछ हर एक कहते हैं ना कि हर एक चीज़ की कीमत होती है। तो नाज़रीन, हर एक चीज़ है बेहतरी के लिए जो आपको कीमत अदा करनी पड़ती है वो तो करनी पड़ती है। कुछ जगहों पे लैग ज़रूर होगा, लेकिन इस CDF को एक जॉइंट टास्क, जो एक कमांड जॉइंट हो गई है ना, अब ये है कि आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ एक तरफ एक ही सीध में, हाँ, मतलब उसकी कमांड किसी एक के हाथ में होनी चाहिए थी और वो अब राइट हाथ में वो कमांड है। बिल्कुल। तो जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ देरीना दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और कैपेसिटी बिल्डिंग के शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने के लिए भी पुरअज़म है। तो दोनों ने मुलाकात की, वज़ीर आज़म ने भी, आर्मी चीफ ने भी, और दोनों ने मुलाकात में जो कुछ उन्होंने कहा वो भी हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉप स्टोरी की तरफ जाते हैं और आज आपको बताते हैं कि आज जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने खुसूसी पैगाम में कहा है कि हर फर्द की इज़्ज़त, मसावात, उसको जो इंसाफ मिलने का जो उसका वो तहफ़्फ़ुज़ है वो रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी और हुकूमत पाकिस्तान इंसानी हुकूक के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़म है। अच्छा, यहाँ पर सदर जरदारी ने यह भी कहा कि इस्लाम मजहबी और समाजी मसावात, इंसानी वक़ार, एहतराम इंसानियत पर भी जोर देता है, जबकि आईन पाकिस्तान हर शहरी को बिला इम्तियाज़ बुनियादी हुकूक और आज़ादियों की ज़मानत देता है। देखिए, यहाँ पे आपको अपने आइन को समझने की ज़रूरत है। आप पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, आप कहीं भी जाने जाते हैं ना, देखिए आप पाकिस्तान के नाम से आप देखें, आप कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अप्लाई करें या आप किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो है वो अपने डॉक्यूमेंट फिलअप करते हैं, तो जब कंट्री सेलेक्ट करने की बारी आती है तो मुझे तो देखें फ़ख्र होता है कि जब मुझे सेलेक्ट करना पड़ता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो इसी तरह हमारा दीन इतना खूबसूरत है ना अफशीन कि इसके अंदर हर चीज़ को बैलेंस कर दिया गया। आपको ज़िंदगी गुजारने के हर तरीके को इतना जो है वो बैलेंस करके और इतना सोफिस्टिकेट करके जो है वो दीन ने रख दिया है कि आपको मुश्किल नहीं हो अगर आप दीन को समझ ले। बिल्कुल, और दीन में कहा जाता है आसानी है और मतलब इसको कोई कॉम्प्लिकेट ना करे, क्योंकि ऑलरेडी एक आसान आपको तरीक़ा बता दिया है, उसी पर आपने अमल करना है। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन डे पर, तो उन्होंने अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन का हवाला देते हुए कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को हम आहंगी, वक़ार और मसावात की बुनियाद पर कायम रियासत के तौर पर तस्वुर किया था और सदर ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क में कमज़ोर और पसमानदा तबक़ात जो हैं, जो हमारे ऐसे तबक़ात हैं जिसमें ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों हैं, उनके खुसूसी और जो खुसूसी अफराद हैं उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए मज़ीद मौसर इक़दामात नागुज़ीर हैं। अच्छा, माशरे में अफीन आप देखें, बर्दाश्त, एहतराम और बाहमी वक़ार का माहौल पैदा करना इस वक्त एक अहम ज़रूरत है। ठीक है, जबकि इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए सिविल सोसाइटी, तमाम इदारे और बैनुल अक़वामी शराकतदारों का किरदार भी निहायत ही अहम है। ठीक है, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा इस दिन को आलमी सतह पर मनाने और इंसानी हुकूक के फ़रोग़ देने के लिए किए गए इक़दामात पर दूसरे मुल्कों को खराज तहसीन पेश करता आया है और दूसरे मुल्क भी इस पर पाकिस्तान को सराहते आए। काफ़ी ऐसे लीडरान हमारे ऐसे आए हैं जो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते रहे हैं। ट्रू, ऐसा ही है। और आखिर में उन्होंने कौम से अपील भी की है कि वो इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़, मसावात के फ़रोग़ और खौफ, जबर और इम्तियाज़ से पाक माशरा कायम करने के लिए मुत्तहिद होकर अपना किरदार अदा करें। और उन्होंने ये भी दुआ की है साथ में कि अल्लाह ताला कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी कोशिशों को कामयाब फरमाए।
बिल्कुल, अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉप स्टोरी की जानिब ये है चलेंगे। टॉप स्टोरी। और अब जो हम आपसे खबर शेयर करने जा रहे हैं वो हसीब आप बताइए। देखिए, पुलिस ने अडियाला जेल के करीब फैक्ट्री नाके पर बानी पीटीआई की बहनों और पीटीआई कारकुनान का धरना रात 2 बजे खत्म करा दिया है। ये जराए ने यह भी बताया कि पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन चला दी। अच्छा। सेनेटर मुश्ताक भी बानी पीटीआई की बहनों से इज़हार यकजहती के लिए पहुंचे, जो वाटर कैनन की जद में आ गए। अच्छा, ये ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई, इतनी ज्यादा मतलब क्योस की सिचुएशन कैसे हो गई कि वाटर कैनन की जरूरत पड़ गई? देखिए अफशीन, बात यह है कि हर एक चीज़ का प्रोसीजर है, एक प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से जब आप चलेंगे ना, अब मैं देखिए कहीं भी पानी पीटीआई के खिलाफ नहीं। अगर कोई ये देखें, ज़रूर लाजमी सी बात है कि मेरी ये वीडियो देखकर, हमारा प्रोग्राम देखकर काफ़ी सारे उनके जो है सपोर्टर्स इस चीज़ को बोलेंगे कि शायद मैं हुकूमत की साइड दे रहा हूँ या मैं हुकूमत की तरफ से बोल रहा हूँ, हुकूमत का तर्जुमान बन के बोल रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। हम लोग अपने व्यूज दे रहे होते हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं अफशीन, आप भी इस न्यूज़ के और मीडिया के शोबे से वाबस्ता रही हैं काफ़ी अरसे से, कौन सा ऐसा लीडर है जिसने इस तरह की मुश्किलात बर्दाश्त नहीं की? सही बात है। चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो, चाहे वो इमरान खान क्यों ना हो। आप सही बात है, बेनजीर भुट्टो, ठीक है, नवाज शरीफ की वालदा यहाँ पर असाइलम पे थी एक टाइम। बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी भी बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी ने जितना टाइम आसिफ अली जरदारी ने जेल में गुजारा है उतना टाइम किसी ने भी नहीं गुजारा। आप देखिए कि हर इस तरह के लीडर ने जो टॉप हुकूमती पोस्ट पे रहे हैं, उन्होंने इस तरह का मुश्किल वक्त गुजारा है। लेकिन इश्तियाल फैलाना, अवाम को अपने साथ, देखिए अवाम हमारी है जज्बाती, ठीक है। आप अगर अवाम को मतलब थोड़ा सा भी, बेशक आपको वो मकसद नहीं होगा, लेकिन अगर आप अवाम को इस तरह की थोड़ी सी भी किसी पुश करेंगे ना इस तरफ के, यार आप जो है वो निकलें, आप बात करें उस पर इमरान खान के हक के खिलाफ, उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो आप देखें कि अवाम इतनी ज्यादा जज्बाती है, वो अपनी पर्सनल जिंदगी से, मैं बता रहा हूँ, अपनी जो उनकी जाती जिंदगी है वो इससे इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती है इन जगहों पर। अच्छा। और फिर सामने से उनको मुश्किलात का सामना होता है। तो ये देख लें आप कल का वाकया। बिल्कुल, जराए ने ये भी कंफर्म किया है कि कारकुनों की जानिब से पुलिस पर भी पथराव किया गया है और पुलिस ने मुतादिद कारकुनों को हिरासत में लिया है, जबकि पीटीआई के जो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं और बानी पीटीआई की बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली है, जिस पर उन्होंने जेल के करीब फैक्ट्री नाके पर धरना दे रखा था। अच्छा, ये मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही? ये देखें अफशीन, बात यह है कि मुलाकात करने का एक प्रोसीजर है, ठीक है। अभी जब रिसेंटली आखिरी कुछ दिनों में आपको पता है कि गुज़श्ता दिनों में जिस तरह के वाक़यात हुए, जो इंटरव्यूज़ हुए, आपको भी बहुत अच्छी तरह से आइडिया है, वो मुनासिब नहीं थे, वो मुनासिब नहीं थे। उसके बावजूद अभी रिसेंटली मुलाकात करवाई गई ना, ठीक है। अब आप इस बात को समझें कि वो एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो जिस तरह के एक आम आदमी जिस तरह के प्रिजन में रहता है वो इस तरह की कैद में नहीं है, ठीक है। आप ये देखें कि उनको लेकर कुछ जिसे कहते हैं शिद्दत पसंद अनासर भी वहां पर मौजूद हो सकते हैं, जो उनको जो है वो आजाद करवाने के लिए या फिर जो है वो किसी तरह का हंगामा या किसी तरह की डिफॉल्ट सिचुएशन पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस को टैकल करने के लिए बहुत सारे एहतियाती तदाबीर अपनाने पड़ते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो आप कहें कि ये जबरदस्ती या फिर कुछ आउट ऑफ द वे जाकर हो। अच्छा, और बानी पीटीआई की बहनों को पुलिस ने फैक्ट्री नाके पर रोका है और अलीमा खान की जानिब से कारकुनान को पुरसुकून रहने की हिदायत की गई। ये बहुत अच्छा स्टेप लिया अलीमा खान ने कि वो कारकुनों को नाके से पीछे हटाती नहीं, और उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, तो पुलिस वाले हमारे भाई हैं, ये हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, तो कारकुनों को इसलिए पीछे कर रही हूँ क्योंकि खवातीन साथ हैं और पुलिस वाले खुद परेशान हैं। तो ये अलीमा खान का एक अच्छा स्टेप था कि उन्होंने मुलाकात की इजाज़त, उन्होंने कहा कि मुलाकात की इजाज़त तो अरसे से नहीं दी जा रही, लेकिन मेरी बहन ने गुज़िश्ता मुलाकात पर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की है और बानी पीटीआई को किसी के अहकामात पर कैद तन्हाई में रखा गया है, तो हम मुलाकात के लिए आए हैं और पिछले 1 माह से इसी मकसद के लिए आ रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें अफशीन, इसका एक और जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप देख सकती हैं कि एक बहन की मुलाकात करवा दी गई, ठीक है। अब बार बार दूसरी बहन उसे कंफर्म कर ले बजाय इसके कि इतनी क्योस सिचुएशन, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि किसी को भी नहीं मिलने दिया गया, उनकी बहन को मिलने दिया गया। अब ये है कि अब वो खुद भी उनकी तरफ से सबका पैगाम वो उनसे ले सकती थी ना, ठीक है। इतनी आसानी से इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में मुलाकातें नहीं करवाई जाती। अब इसी की जगह आप देखें कि इमरान खान साहब, बानी पीटीआई जो हैं, उन्होंने जब वो वजीर आजम थे तो बहुत अच्छे इकदाम भी लिए बैनुल अक़वामी सतह पर भी और जो है वो इंटरनली भी।
हमारे नेशनली भी उन्होंने बहुत सारे इकदाम अच्छे लिए, लेकिन आप ये देखें कि इस टाइम पे वो जिन इल्जामात का सामना कर रहे हैं, ठीक है, उनको कानूनी रास्ता है ना उनके पास, उनको कानूनी रास्ते से जो है वो अपना इंसाफ और ये सारी चीजें, मुलाकातें, देखिए कोर्ट्स हैं आपके पास, आप कोर्ट से जाएं, कोर्ट से अहकाम देगा तो किसकी मजाल है वो आपको रोक सके। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द वे जाकर जो है वो बोलेंगे, प्रेशराइज करेंगे हुकूमत को, हुकूमत भी बोलेगी कि हम अगर किसी एक को एग्जैक्टली किसी एक को अगर देंगे तो फिर बाकी सियासी कैदियों को भी जो है वो हमें इस तरह का रिलीफ देना पड़ेगा। एग्जैक्टली एक जैसा सलूक होना चाहिए। तो अलीमा खान से पुलिस हुकाम के मुज़ाकरात भी हुए जो कामयाब ना हो सके और पुलिस ने 5 गाड़ियां वापस कर दी, जबकि धरना क़यादत ने मुज़ाकरात के दौरान तमाम गाड़ियां वापस करने पर धरना ख़त्म करने का मुतालबा किया हुआ है। तो पुलिस ने जो PTI खैबर पख्तूनख्वा उसकी 14 सरकारी और निजी गाड़ियां कब्जे में लेकर थाने मुंतकिल की थी। तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ी तादाद में सरकारी और निजी गाड़ियां हैं PTI खैबर पख्तूनख्वा की। तो सरकारी और निजी गाड़ियां भी कब्जे में लेकर थाने में मुंतकिल की। तो इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं अमीर मकाम इंजीनियर वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट की गई कि इतने ज़्यादा पथराव भी हुआ पुलिस पर और PTI के वर्कर्स की जानिब से, और जब एक बहन को मुलाकात करवा दी थी और दूसरी की अभी तक नहीं हुई थी, तो उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम किस बात की थी? मतलब ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि मुलाकात इस तरह कोई जोर से और जबर से तुम मुलाकात नहीं होते हैं, वही जेलों काम और उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग से वो अपने हालात वाकयात सब कुछ देखते हैं और फिर उसी हिसाब से उसको अलाउ करते हैं और उनके वकला हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो फिर खामखा रात बैठ कर और इस तरह लाइन ऑर्डर की सूरत हाल एक तरफ, मगर उसकी अपनी जान को भी थ्रेट हो सकता है कि अगर आप रात की तारीकी में इस तरह बैठ कर और इस तरह, तो इसमें सब कुछ हो सकता है और फिर जिम्मेदारी उस पर आएगी कि कोई दानिस्ता तौर पर गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह गड़बड़ किया और ये हालात सामने है, तो उनकी डिस्पर्स कराना, उसके फिर मेन ये मकसद कि कोई इस तरह हालात और ये चीजें सामने ना आ जाए, मगर हमें उनकी समझ ही नहीं आ रही है। इसी तरह जोर से और इस तरह तक कोई चीज हासिल नहीं होता जब तक आप ये न माने कि कानून और सब कुछ को सामने मद्देनजर रखते हुए और उसी फार्मूले पर चलते हुए सब कुछ हो सकता है, मगर इससे हट के अगर आप दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहते तो इसकी मुल्क की बेहतरी के लिए ये जरूर एक खबर बनाने के लिए बैठे हुए थे कि कोई खबर बन जाए और इंडिया चैनल पर आ जाए और अफगानिस्तान से आ जाए और फला से आ जाए कि इस तरह हुआ, इस तरह वायलेशन हुई और इस तरह हुआ, फला हुआ। मगर दूसरी तरफ अगर आप इसको इस एंगल में, उनका मकसद तो मेन ये होता है कि सोशल मीडिया और इसी पर इस तरह कोई चीज बन जाए, मगर अगर इस तरह आप उनको छोड़ ले तो फिर वो दूसरे वाकयात भी हो सकते हैं, उनको खुद जो वही उनकी बहनें और ये वही बैठे हुए या दूसरे लोग, उसमें और कुछ वाकयात भी हो सकते हैं, शरपसंद भी आ सकते हैं, दूसरे लोग भी आ सकते हैं, तो फिर और फिर क्या मैसेज जाएगा और हमारे मुल्क के लिए और सब के लिए। तो उनको ये बातें, ये एंटी स्टेट और एंटी पाकिस्तान जो उनके जहनों में बातें, वो तर्क कर लेना चाहिए और सबसे पहले अपने मुल्क की और इसकी आईन कानून का एहतराम और रिस्पेक्ट कर लेना चाहिए और इस तरह वाकयात को अवॉइड कर लेना चाहिए। अमीर मुकाम साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की PTI के पास है, यहाँ पर धरने के मुकाम से पुलिस ने 14 सरकारी और निजी गाड़ियां जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से जो है वो जिनका ताल्लुक था, जिन गाड़ियों का, वो कब्जे में ली। आपको लगता है कि हुकूमती वसाइल का इस तरह के मामला पे, इस तरह की जगहों पर इस्तेमाल करना जायज़ है? नहीं, मतलब है कि ये तो फर्स्ट टाइम नहीं है और ये जो अभी कहते हैं कि DGSPR ने एक और फलाने वो का और इस तरह बात की, तो ये तो बड़े एक एक्सट्रीम, एक हद इंतहा है। आपको पता है कि उन्होंने पहले जो इस्लामाबाद पर हल्ला बोल दिया था और वही जो उसका पहला सीन थे, तो वही तो सारे वो रिस्की और 11, 22 की गाड़ी के जो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते, वो भी अभी भी चंद गाड़ी या
कड़ी है कि तमाम रिसोर्सेज जितनी KPK गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट है इंक्लूडिंग हेल्थ डिपार्टमेंट, ये रेस्क्यू 112 मेनली उनके साथ लिंक होता है, वाकयात होते हैं, इमरजेंसी होता है, वही अगर कोई वाकयात आते तो कहते हैं वो मशीनरी तो है नहीं, हुआ लेके गए, कोई रास्ते में नाकारा हो गई, कोई और चीज हो गया, क्रेन है, हर एक चीज वही लाकर या स्टेट के खिलाफ एक सूबा जो इस स्टेट का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, तो ये भी उनके जो भी वसाइल है ये पाकिस्तान और यहाँ के जो टैक्स पेयर है उनको जो ये NFC है वार्ड में जो शेयर मिलता है, यहाँ से टैक्स कलेक्ट होता है पूरे पाकिस्तान से, और फिर KP को अपना हिस्सा, हर एक सूबे को अपना हिस्सा ट्रांसफर होता है। तो वही पाकिस्तानी अवाम के टैक्सों पर जो मशीनरी खरीदी गई, जो चीजें, उनको सारा इस स्टेट के खिलाफ और अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करना उनके लिए कोई नई बात तो है नहीं। अभी लास्ट भी आपने रात को भी देख लिया, हर वक्त देख लिया, तो ये जो अभी स्टेट में से आई तो इसमें तो अभी तो कोई और राय है नहीं, या तो ये है कि किसी को इस तरह कुल्ली छुट्टी दी जाए तो उसके क्या क्या नतीजे सामने आएंगे। अगर इस तरह नहीं है तो पाकिस्तान में रेट कायम करना ये मौजूदा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इस रेट को कायम करके रहेंगे और इस तरह कामों को रोकवाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा अमीर साहब, हुकूमत के रिसोर्स इस्तेमाल ना हो। जी जी अमीर साहब, आप वफाकी काबीना का एक हिस्सा भी हैं और हुकूमत के एक अहम ओहदे पर भी फाइज हैं, तो आपसे एक सवाल पूछना जायज़ होगा मेरी नज़र में कि PTI के कई कुछ रहनुमाओं का ये कहना है कि इमरान बानी PTI से उनकी जानबूझ के मुलाकात नहीं करवाई जा रही। मुझे आप हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ है कि उनकी मुलाकात इतने तवील अरसे के बाद क्यों करवाई जाती है? एक आम इंसान की तरह उनके जो अहले खाना है उनसे उनकी मुलाकात कुछ वो थोड़े वक्त के बाद क्यों नहीं करवाई जा रही? टाइम टू टाइम करवा देनी चाहिए। ये तो वही आपको बेहतर जवाब दे सकते हो, वही जेलों का और वही आपने, मैं फेडरल कैबिनेट का पार्ट हूँ, तो ये फेडरल कैबिनेट में ये बातें अंडर डिस्कशन भी नहीं आते। अटियाला जेल में भी पंजाब के हदूद में, मगर ये बात इस तरह के जो भी मुलाकातें हुई है और वही से जो भी लोग निकलते हैं तो आपके सामने है कि वो क्या एजेंडा लाते हैं और क्या बातें लाते हैं। एक तो जरूरत होती है कि उसकी फैमिली के मेंबर कभी कभी मिले, या हम पहले भी कभी नवाज शरीफ साहब पर पाबंदी हुआ करती थी और हमें भी नहीं छोड़ते थे, और जब हम जाते थे तो जब उनके साथ मिले और हमें चांस मिला तो इसके बाद हमने कोई इस तरह बात सामने आई नहीं कि उसी दौर में कि हमने एंटी स्टेट कोई बात की है और बात की है, भड़काने की बातें की है, आग लगाने की बातें की है, एहतजाज और सब आवाम को मुश्किल डालने में की बात की। तो इसके कई चीजें, इसमें कोई इस तरह बात नहीं, कई चीजें इसके पीछे कि वही जो जरूरत है, उनके वकला है, उनसे कोई राय लेना है, उनसे मिलना है, डिस्कस करना है, या उनकी फैमिली मेंबर्स है, तो ये भी नहीं यूजुअली कि फैमिली मेंबर रोजाना वही इसके बाद अटियाला के जेल के बाद एक शो लगाए, एक नाटक लगाए और लोग जाए, बिल्कुल ऐसा ही है अमीर साहब, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन DGSPR का तो मौकिफ हमारा बिल्कुल जो है वो क्लियर आ चुका है, लेकिन हुकूमत इस पे क्या सोच रही हो? क्या इन पे पाबंदी लगाई जा सकती है? नहीं, मतलब वक्त की बात है। मैं कहता हूँ कि अभी तो स्टेट तो चलता रहेगा, मुल्क चलता रहेगा, तो इस तरह जो चीजें आप देखते हैं कि मुल्क की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बनती जा रही है, तो जाहिर बात है उनमें से तो एक ऑप्शन लेना होगा, या ये मुल्क लेना होगा, यही बात सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से DGSPR ने भी कही थी और इस वक्त आप भी उन चीजों को आगे लेके जाना होगा। बिल्कुल वेरी मच क्लियर। तो फिर और अब ऑप्शन है नहीं, तो आपको तो स्टेट में अपना रेट कायम रखना है और स्टेट के जो मफादात है उनके उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है, न कि किसी इंडिविजुअल जो जिसका एजेंडा बाहर से आया वो उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बिल्कुल, आपने एक और बात कही थी कि ये जो जिस तरह का ये एहतजाज हुआ जेल के बाहर, ना सिर्फ अलीमा खान साहिबा थी लेकिन उनके साथ कारकुनान भी थे, पुलिस पर पथराव भी हुआ, तो आपकी बात बिल्कुल बजा है कि शरपसंद अनासिर भी साथ में मिलकर मजीद कियोस फैला सकते हैं। तो क्या दफा 144 नाफिज करके इन लोगों को यहाँ से? आप जो पूछे मैं तो बहुत सोच कर बात करता हूँ, और इन मराहल से हम खुद गुजर चुके हैं, तो इसी तरह ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है कि इस तरह कोई मिस है, इस तरह कोई इंसिडेंट न हो जाए। अगर इस तरह आप छोड़ दे तो सब कुछ उसमें हो सकता है। ये तो उनके लिए भी जरूरी है कि वो
बिल्कुल बिला जवाज वही बैठे रहे और ये करे और वो करे, तो इसमें सब कुछ हो सकता है। ये तो उनकी भी मफाद है कि वही से आप डिस्पर्स हो जाए, अपने घरों को जाए। ये कोई नहीं तरीका कि आप बैठ कर इसमें लोग आए और ये करे लाइन फोर्सिंग एजेंसी के साथ बिल्कुल अमीर साहब, बिल्कुल इस चीज को सिस्टमाटिकली जो है वो करवाना चाहिए, सिस्टमैटिकली जाना चाहिए। कोई ब्लास्ट भी कर सकते हैं, धमाका भी कर सकते हैं, तो फिर सारी जिम्मेदारी भी स्टेट पर आएगी। ठीक है, बिल्कुल 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 अमीर साहब, हुकूमत इस पे बिल्कुल जाहिर सी बात है कानूनी तरीके से जो है वो कुछ ना कुछ इस पे लाएअमल तय करेगी। बहुत शुक्रिया, अमीर मुकाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, वफाकी वजीर बराए कश्मीर अमूर हैं। जी अफशीन, आगे चलते हैं, थोड़ा सा मॉर्निंग शो को थोड़ा सा लाइटर नोट पे लेके जाते हैं। हमने बात की है अमीर मुकाम साहब से, लेकिन अब जो हमारे पास नेक्स्ट सेगमेंट है वो है टूरिज्म के हवाले से। और टूरिज्म पे आज हम आपको जो जगह एक्सप्लोर करवाने जा रहे हैं वो है भूरबन। जब जिंदगी के हलचल से आप थक जाएं तो शहरों की गहमा गहमी से दुलुकता जाता है, तो आपको चाहिए कि कुछ कुदरती माहौल में वक्त गुजारें, और उसके लिए बेहतरीन जगह है भूरबन। तो आप भी देखिए कैसी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। जब जिंदगी की हलचल से थक जाएं और शहरों की गहमा गहमी से दिल उकता जाए और चाहे चंद दिन कुदरती माहौल में गुजारें, तो भूरबन वो जगह है जो दिल को सुकून, रूह को ताजगी और दिमाग को राहत दे सकती है। पहाड़ों की ठंडी हवाएं, पाइन की दरख्त, सब्ज वादियां और दिलकश मनाजिर आपके दिल में नई तवानाई पैदा करेंगे। चाहे आप खानदान के साथ हो, दोस्तों के साथ या अकेले ही, भूरबन हर तरह के आराम और तफरीह के लिए मौजू है। भूरबन एक पहाड़ी कस्बा और तफरीही मुकाम है जो पाकिस्तान के सूबे पंजाब में वाक़ है। ये मरी से तकरीबन 9 से 11 किलोमीटर के फासले पर और 6000 फुट तकरीबन 1819 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। ये इलाका पुराने जमाने में जंगलात और पहाड़ों का महफूज ठिकाना था और इसका नाम एक करीबी जंगल से लिया गया है। आज भूरबन न सिर्फ एक छोटा कस्बा है बल्कि एक मशहूर रिजॉर्ट टाउन भी बन चुका है, जहां लोग कुदरती मनासिर और पहाड़ी माहौल से लुत्फानंदोज होने आते हैं। यहाँ बुलंद पहाड़, घने पाइन के जंगलात और सब्ज वादियाँ सयाहों के लिए एक जन्नत नुमा मंजर पेश करती हैं। इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेसवे की बदौलत भूरबन अब इस्लामाबाद से सिर्फ 45 मिनट की मुसाफत पर पहुंचा जा सकता है, जिससे हर मुसाफिर के लिए रसाई आसान हो गई है। यहाँ लग्जरी होटल्स और रिजॉर्ट्स भी मौजूद हैं जो जदीद सहूलियात और आराम का बेहतरीन इम्तिजाज फराहम करते हैं। तफरीही सरगर्मियों में जंगलात में ट्रैकिंग, गोल्फ कोर्सेज, चेयरलिफ्ट्स और कुदरती मनासिर की फोटोग्राफी शामिल है, जो हर सफर को यादगार बना देते हैं। गर्मियों में मुतदल मौसम, बहार और खज़ां में सबसे शादाब माहौल और सर्दियों में बर्फ पोश मनाजिर यहाँ के हर विजिट को खास बनाते हैं। भूरबन फितरत, सुकून और तफरीह का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। ये सिर्फ एक मुकाम नहीं बल्कि एक तजुर्बा है जो यादों में हमेशा के लिए महफूज रहता है और हर आने वाले को ताजगी और खुशी बख्शता है।